आ जाओ। आज नेक्स्ट अपना टॉपिक है जीएसटी काउंसिल। ठीक है, टीएमएच चैप्टर नंबर 47 जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल क्या काम करती है कि जीएसटी जो टैक्स है, टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, ठीक है, उससे संबंधित जो भी किसी प्रकार का रिफॉर्म है, ठीक है, जैसे अपन 56 अभी मीटिंग देखेंगे 2025 वाली, बहुत बड़ा गेम चेंजर है, तो उस संबंधी जितने भी सजेशंस होते हैं सारे, वो सब जीएसटी काउंसिल के थ्रू आते हैं और वो इम्प्लीमेंट होते हैं। कहने का मतलब जीएसटी टैक्स जो है उसकी जो मॉनिटरिंग जो करता है, जो भी उसमें सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस होनी है, जो चेंजेस होने हैं, वो सारे कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करता है। सबसे पहले अपन देखते हैं किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसका क्रिएशन हुआ। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 से। ठीक है, 101 संविधान में संशोधन 2016 से। तो मुझे बताओ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या याद दिलाता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या हमें याद दिलाता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में याद दिलाता है कि 1 जुलाई 2017, ठीक है, 77 आ रहा है, इस दिन से क्या हुआ था, एक नए टैक्स की शुरुआत की गई थी, जीएसटी की। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने सभी इनडायरेक्ट टैक्स को क्लब कर दिया था, सेंट्रल रिलेशन में आपको समझाया अभी। ठीक है, तो कहने का मतलब इसी संविधान संशोधन 101 से ही क्या हुआ था, जीएसटी रोल आउट हुआ था और इसी के तहत जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, 101 अपन देखा 101 मतलब एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, जीएसटी। ठीक है, तो वो नया नहीं था, उसने क्लबिंग करी है बस जो ऑलरेडी टैक्सेशन थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनकी। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल बना 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 से। फिर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो सीधी सी बात है कि कोई मेजोरिटी चाहिए होगी, बिल्कुल मेजोरिटी थी, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या, पहले तो संसद से पास होएगा दोनों सदनों से। ठीक है, वो क्या मेजोरिटी थी दोनों सदनों से पास होने की संसद की, कि टोटल का 50% और दूसरा प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ये तो हो गई पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास। फिर 50% से ज़्यादा स्टेट्स की यस जरूरी थी इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल स्टेट का के मध्य या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करने जा रहा था ये। ठीक है ना, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की एक रखते हैं उम्मीद या उनके अंदर प्रोविजन होते हैं ऐसे, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 50% से ज़्यादा स्टेट से यस होना जरूरी है। तो इसको यस किया था 15 स्टेट्स ने, तो उसमें 28 स्टेट्स, तो उनको 28 का आधा 14, तो 50% से ज़्यादा स्टेट्स ने यस किया, 15 स्टेट्स ने यस कर दिया था, है ना। मतलब वो तीसरी कंडीशन हो जाती है ये, 50% से ज़्यादा स्टेट्स यस करें। ठीक है, ये तो एक तो है ही, और फिर ये कंडीशन ये होगी, तो दो तो ये कंडीशन और एक ये तीसरी। यूँ मान लो ये एक कंडीशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वाली, 50% से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर को यस करें। तो ये था जीएसटी टैक्स और जीएसटी काउंसिल, मतलब 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। समझ गए? तो ये चीज़ में समझो आपने। फिर क्या है, इंसर्टेड न्यू आर्टिकल क्या, 279A। तो मैंने बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही जीएसटी था और इसी में ये जीएसटी काउंसिल है। ठीक है, तो 279A तो है जीएसटी काउंसिल एंड 269A है क्या, जीएसटी, है ना। इसको समझो, ये 69A और 79A, तो 69A इज जीएसटी, ठीक है, और 79A मतलब 279A इज जीएसटी काउंसिल। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में देना ही। फिर किस पार्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 12 में, जो कि एफपीएस से सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स को जो गवर्न करता है, वित्त, संपत्ति, संविदा एंड वाद। वाद मतलब सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसे भी कोई डिस्प्यूट है तो कैसे सेटल होगा, इंटरस्टेट रिलेशन। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, फिर जीएसटी काउंसिल एस्टेब्लिश कब हुई, 2016 में। ठीक है, 8 सितंबर 2016। फिर पूरा मंत्रणा हुई, सब मेंबर्स बैठे, अभी अपन देखेंगे स्टेट के इसमें मेंबर हैं। फिर इसने ये डेट डिसाइड हुई कि 1 जुलाई 2017 177 इधर 7 से जीएसटी रोल आउट होएगा। ठीक है, और ये देखो ये 1 आ रहा है इधर, ठीक है, ये इधर ये 1 आ रहा है, तो ये क्या था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना अपन को। तो 8 सितंबर 8/9/2016, समझ गए। तो फिर इसने डिसीजन लिया और फिर जीएसटी रोल आउट हुआ। फिर ये जो जीएसटी काउंसिल होता है, इसका पदेन सचिव कौन होता है, हेड नहीं लिखा हुआ है, सेक्रेटरी लिखा हुआ है। वो कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं, वो केंद्रीय राजस्व सचिव, सेंट्रल रेवेन्यू सेक्रेटरी। ये कौन होता है, पदेन सचिव। ठीक है, पदेन मतलब उस पद पे होने के नाते, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में रेवेन्यू सेक्रेटरी होने के नाते आप किसके सचिव बन गए, आप जीएसटी काउंसिल के सचिव बन गए। फिर इसका क्या विजन है, क्या दर्शाती है जीएसटी काउंसिल,
सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाती है, फिनेंशियल फेडरलिज्म दिखाती है कि कैसे सेंट्रल स्टेट के बीच में एक वित्तीय संघवाद जो है वो जीवित है भारत में। ठीक है, अब अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया कि सचिव का तो अपन ने देख लिया, CRS सेंट्रल रेवेन्यू सेक्रेटरी, ऐसे हेड कौन होता है, तो यूनियन गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं निर्मला सीतारमण, वो इसमें इनकी चेयरपर्सन है। ठीक है, ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फिर मेंबर कौन होता है, यूनियन का ही जो स्टेट फाइनेंशियल मिनिस्टर है। केंद्र में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, फिर स्टेट और फिर इंडिपेंडेंट। तो स्टेट फाइनेंशियल मिनिस्टर मतलब यूनियन में ही लिखा हुआ देखो, ठीक है, यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। इसको जानने के लिए ज़्यादा देखो पार्लियामेंट में मैंने टाइप ऑफ मिनिस्टर बता रखे हैं वहाँ पे, तो कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, ठीक है, दोनों। फिर और मेंबर्स कौन होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है जैसे राजस्थान है, यूपी, बिहार, इन सब के फाइनेंशियल मिनिस्टर या जिनको नॉमिनेट करता है वहाँ का CM, ठीक है, वो होते हैं मेंबर्स। ठीक है, ये स्टेट, वो जो अपने 20 स्टेट्स है ना, वो नहीं है, ये केंद्र में मंत्री की एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है इन यूनियन गवर्नमेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, पार्लियामेंट वाले चैप्टर बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। फिर इनवाइटेड मेंबर्स कौन होते हैं, CBIC सेंट्रल बोर्ड फॉर इंडायरेक्ट टैक्सेस के जो सदस्य होते हैं वो, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है ना, सीमा शुल्क, ये सेंट्रल बोर्ड फॉर इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। मतलब जब इन दो देशों के बीच में व्यापार होता है तब वो कस्टम बोलते हैं अपन, कस्टम, और एक्साइज जब दो राज्यों के बीच में व्यापार होता है तब वो एक्साइज ड्यूटी होती है। एयरपोर्ट पे आपको कस्टम ड्यूटी मिलते हैं, कस्टम्स होती है एयरपोर्ट पे, कस्टम क्लियरेंस, और एक्साइज ड्यूटी अपन को जो चुंगी नाके कई बार देखने को मिलता है इंटर स्टेट बॉर्डर पे, वो तो कस्टम एंड एक्साइज ऐसे होता है। ठीक है ना, उन वो इन्वाइटेड मेंबर्स होते हैं, उनके मेंबर्स। तो चेयरमैन अपन ने देख लिया, मेंबर्स देख लिए 2 तरह की। ठीक, ये यूनियन गवर्नमेंट के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, और यहाँ ये तो एक ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे हर राज्य के, तो अपने 28 राज्य हैं, ये से कैसे। ठीक है, फिर वेट ऑफ वोट, किसके वेट वोट के अंदर वजन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को 1/3 ऑफ टोटल वोट्स मिलते हैं और स्टेट में गवर्नमेंट को 3/4 मिलते हैं, मतलब 1/3 हो गया स्टेट टोटल। सेंट्रल गवर्नमेंट को वेटेज मिला, इन मेंबरों को वेटेज मिला कितना, 1/3, 3 में से 1, और इनमें 3 में से 2, क्योंकि स्टेट्स की मात्रा ज़्यादा है इसलिए। फिर मेजोरिटी कैसी ले जाती है, 75%, 3/4 का मतलब होता है 75% यस होने चाहिए। मतलब कोई भी, जैसे अपन को डिसीजन लेना है कि हाँ इस पर GST इतना लगना चाहिए, पहले 4 दर थी अब 2 दर होना चाहिए, तो 75% से ज़्यादा मेंबर उसमें यस किए करने पड़ेंगे कि सहमति जरूरी है, मेजोरिटी डिसीजन 75%, ना कि 50%। फंक्शंस क्या है, जैसे मैंने बताया कि टैक्स रेट में कोई चेंज करना है, स्लैब्स में घटापट करनी है, एग्जम्प्टेड आइटम्स जो हैं, कोई नेगेटिव लिस्ट जिसको बोलते हैं, कुछ प्लस माइनस करने, वो फंड शेयरिंग, जैसे मैंने बताया कि भाई सेंटर को पेरिस कर में इतना मिलता था अब इतना मिला जाना है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में। फिर सरचार्ज एंड सेस, अधिभार एंड उपकर, इनसे संबंधी कोई रिकमेंडेशन है वो, ये देखो ये सेस एंड सरचार्ज जो ना ये शेयर नहीं होते सेंट्रल स्टेट के बीच में। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स, अधिभार, और टैक्स लगा दिया, मेरे टैक्स से बन रहा था 300 रुपये, सॉरी 30,000 रुपये, फिर उस पर 10% सरचार्ज लगा दिया तो वो 300 रुपये और जुड़ गए। और सेस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, उपकर, जैसे एजुकेशन सेस, इन्वायरमेंट सेस, ऐसे। ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया एजुकेशनल सेस, ठीक है, अपने इन्वायरमेंटल सेस, ऐसे फॉर पर्टिकुलर पर्पज़। जैसे पेट्रोल आप कहीं भराओ तो उसमें से 2% लगता है इन्वायरमेंटल सेस, ऐसे। फिर कंपनसेशन टू स्टेट्स, जैसे मान लो कोविड के समय जैसे हुआ व्यापार ठप, इंटर स्टेट ठप व्यापार सारा, तो वो कंपनसेशन कितना दिया जाना है, ये सब GST काउंसिल डिसाइड करती है। तो पता लगा अब आपको कि कैसे फेडरल फिनेंशियल स्ट्रक्चर को ये एक बैलेंस देता है। अब देखते हो अपने इसकी मीटिंग्स, इसकी जो मीटिंग्स हुई, इसकी मीटिंग्स हुई 55th तो हुई 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में। आप देखो 21 दिसंबर को हुई, तो चलो यार 4 दिन मीटिंग कर लेंगे, फिर न्यू ईयर एंजॉय करेंगे जैसलमेर में। फिर 56th हुई 3 सितंबर 2025 को दिल्ली में, और ये गेम चेंजर मीट थी। आया अखबार में कि भाई जैसे अमेरिका ने ट्रेड कुछ भारत में पाबंदियां लगाई, फिर ये दिवाली गिफ्ट दिया गया, कि क्या दिया गया ये देखो लिखा हुआ 56 की सारी डिटेल। क्या 3 सितंबर 2025 को दिल्ली में हुई। पहले जो 4 टियर स्ट्रक्चर था अब उसको 2 टियर रेट स्ट्रक्चर कर दिया, मतलब 2 ही तरह की रेट रखी, 5% और 18%। जो पहले 4 स्लैब थे वो 2 स्लैब कर दिया गया। ठीक है, और फिर 40% इनके अलावा, मतलब 5 और 18 के अलावा 40% सिन टैक्स। सिन का मतलब होता है पाप, SIN, सिन, सिनर बोलते हैं पापी, जो पाप करता है, पापी सिनर।
तो 40% सिंटैक्स मतलब ऑन डीमेरिट गुड्स। एक तो होते हैं मेरिट गुड्स जो जरूरी है और एक डीमेरिट गुड्स जो जरूरी नहीं है, जैसे टबैको, अल्कोहल, ये एसेट लिखा हो ना, ये एसेट, ये मतलब क्या कहते हैं, टबैको, अल्कोहल, जंक फूड, ये एसेट, ये पर्सनल स्मॉल बोर्ड्स होती हैं जो लग्जीरियस लाइफ को डिनोट करती है। तो इनको हतोत्साहित करने के लिए इनके ऊपर ये एक 40% सिंटैक्स की इसने वकालत करी लगता है, ठीक है, जिससे कि इनका कंजप्शन कम हो। डीमेरिट्स गुड्स क्या होते हैं कि ऐसे गुड्स गुड्स या सर्विसेज जिनका ज़्यादा सेवन या ऐसे सर्विसेज का ज़्यादा उपयोग जो है वो हानिकारक होता है सोसाइटी में। तो डीमेरिट्स गुड्स मैंने बताया जैसे अल्कोहल, जंक फूड, एसेट्स, टबैको, अल्कोहल, ये सब। और डीमेरिट सर्विसेज कैसे, जैसे गैम्बलिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, इन सब पे। समझ गए? तो ये 56 जो है ये बहुत बड़ी गेम चेंजर थी। ये दर्पण में भी जैसे काफ़ी आया, तो करंट अफेयर्स वाली क्लास में इसको और अच्छे से कवर कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी टू रेट स्ट्रक्चर इस समय है 5% और 18%, ठीक है, ऐसे 56 है अब तक, 56, तो 56 याद रखने 56, ठीक। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर इतना ही है, ये 56 ये गेम चेंजर थी, इसलिए अपन को इसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। और जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में, 279A, जीएसटी 269A कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जीएसटी काउंसिल कब गठित हुई, 8 सितंबर 2016। और जीएसटी इसकी रिकमेंडेशन पे जीएसटी रोल आउट हुआ कब, 1 जुलाई 2017, ठीक है। तो ऐसे बेसिक डेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, ऐसे ध्यान में इनको रखना अपने को। फिर जैसे जो भी क्वेश्चन है पीटी मेंस के, उनको अपन देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अपन को अरिहंत में से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे इसमें, तो वहाँ जैसे जैसे आ रहा है उसको समझ लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और बाकी जैसे पीडीएफ वगैरह जैसे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का लिंक है, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह सारी अपन को वहाँ से मिल जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला टॉपिक।